जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट डोडा पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को देश के राष्ट्रपति ने बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन पे कोई खबर करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के लिए बार बार ये कहते हैं कि एक भागने वाले ऑफिसर, दौड़ने वाले ऑफिसर, जो दिन का उजाला नहीं देखते, रात का अंधेरा नहीं देखते, और तभी जाके इतने बड़े बड़े अवार्ड जो हैं आपको दिए जाते हैं। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जब जम्मू कश्मीर यूटी बना, यूटी बनने के बाद जब पहले इलेक्शन यहाँ पे हुए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया जिसका नाम ढडकाई है, उस पर ज्यादा काम किया। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि एक आम इंसान को इलेक्शन के बारे में समझाना, उसे बताना कि हाउ टू वोट, हाउ टू कास्ट योर वैल्यूएबल वोट, ये तमाम तर चीजें उन्हें बता सकते हैं, मगर एक डेफ एंड म्यूट को आप कैसे समझाएंगे। और उसके बाद एक डेफ एंड म्यूट विलेज वाले लोग जब उनका टर्न ओवर ज्यादा हो तो ये कमाल की बात है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से बातचीत करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। मुझे बताइए कि ये कमाल कैसे आपने किया। थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई कमाल किया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया और शायद हमारा फ़र्ज़ था कि हर एक इंसान को उनका वोटिंग राइट समझाया जाए, उनका वोटिंग राइट उनसे एक्सरसाइज कराया जाए और उसमें जो उनकी दिक्कतें हैं उसका हल निकाला। तो जैसा आपने खुद बताया कि जो हमारा अवार्ड है दिस इज़ फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव इलेक्शन, जिसमें प्राइमरीली हमने हमारा एक गाँव है टड़कई, जो कि जहाँ से आप आते हैं गंदोह से, वहीं पे हमारा एक गाँव है और शुरू से हमारा एक प्रयास रहा है कि इस गांव में लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बताया जाए, उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए और ताकि वो जब वोट करने जाएं तो वो एक चुनी हुई सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सामने लाएं और फिर हम सब मिल के चुने हुए प्रतिनिधि, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलजुल के लोगों की उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरें और लोगों के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन सबको इंश्योर करें। तो ढड़कई गांव में भी ऐसा ही था। हमारे वहाँ पे तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे हमारे डेफ एंड म्यूट वोटर्स रहते हैं। इसमें हमारा जो मैस्कट बनी वो 3 बहनें बनी, जिन 3 बहनों ने जो पार्लियामेंट इलेक्शंस थी उसमें पहली बार अपना वोट कास्ट किया। वो तीनों बहनें सुन और बोल नहीं सकती थी और उन्होंने जिस तरह से अपना मोटिवेशन दिखाया, हमारी टीम भी काफ़ी उत्साहित हुई कि हमारे वोटर इतने खुश हैं इलेक्शन में। तो फिर जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आए, हमने अपनी जी जान लगाई कि उसमें हमारा जो वोटर है, जो स्पेशली जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनको गाइड किया जाए कि वो कैसे वोट करें, ईवीएम्स क्या चीज़ हैं, कैसे बटन दबाना है और काइंड ऑफ कैसे हमारा जो स्टाफ है उनसे आपस में बातचीत कैसे साइन लैंग्वेजेस में करना है, वो सब किया गया। उसके लिए हमने एक मॉक पोलिंग सेशन भी रखा स्पेशली इन जो हमारे पोलिंग स्टेशन है और हमारा जो स्टाफ था उस स्टाफ को भी हमने स्पेशली इंटरप्रेटर्स के थ्रू ट्रेन करके भेजा वहाँ पे, ताकि वो भी समझ सकें कि लोगों को अगर कोई सर, इश्यूज एक ये बात जानना चाहूंगा आपसे, जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन हम लें तो उसको आप आराम से समझा सकते हैं कि हाउ टू कास्ट वोट, आपने ईवीएम को कैसे चलाना है, आपने बटन कैसे दबाना है। मगर एक चैलेंज रहता है कि डेफ एंड म्यूट की जब हम बात करें, चैलेंज रहता है उसको समझाना। तो क्या एक स्पेशल टीम आपने उसके लिए वहाँ पे लाई थी, या जो आपके पास एक ऑर्डिनरी इंसान होता है वही आपने वहाँ पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो अवार्ड है या ये जो इलेक्शंस में हमने किया ये सिंगल स्टैंड अलोन काम था। ढड़कई में शुरू से हमारा फोकस रहा है, स्पेशली वहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन तालीम दिलाने के लिए हमने इंडियन आर्मी के साथ टाई अप किया। हमारे एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कश्मीर बेस्ड हैं, उनके तो हमने मदद ली और हमारे एक प्रोफेसर हैं जान मोहम्मद साहब, उनको हमने रोप इन किया ताकि वो बच्चों को साइन लैंग्वेजेस में पढ़ा सकें। ये प्रोसेस तकरीबन हमारा साल भर से चल रहा है और हमारे ढड़कई स्कूल में ही उन बच्चों की स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं। अब इस जब इलेक्टोरल प्रोसेस की बात आई तो हमने अगेन अपने उन्हीं प्रोफेसर साहब को याद किया और उन्होंने हमारी तमाम जो यहाँ से टीम्स गई थी उनके साथ मिल के साइन लैंग्वेजेस में लोगों को समझाया। वही हमारे इसमें एक टाइप से सपोर्टर रहे और उन्हीं के थ्रू हमने जो हमारे डेफ एंड म्यूट वोटर्स थे उनसे इंटरेक्ट। अच्छा सर, आगे आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप काम ब्यूटिफिकेशन ऑफ डोडा की कर रहे हैं, आपने नीचे एक लोगो वगैरह भी डोडा का लगवाया, उसके बाद एक गेट भी यहाँ पे आपने इंस्टॉल करवाया है। मुझे ये बताओ कि बताया ये जा रहा है कि 5 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए आया है, जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ डोडा के लिए आया है, तो वो किस हद तक सही और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी?
देखिए ज़िला डोडा में बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और उन सब खूबसूरत इलाकों को दिखाना, दर्शाना ये पूरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। इसमें जो डोडा हमारा हेडक्वार्टर है, डोडा में अभी तक छोटी-छोटी चीज़ें चेंजेस लगातार आती रही हैं। पुराने डीसी साहब ने हर जगह पेंट कराया। उसके अलावा तमाम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सब ने रोल प्ले किया। हमारी ये कोशिश थी कि डोडा की जो एंट्री है उसे खूबसूरत बनाया जाए। सबसे पहले हमने रोड का काम करवाया, सारी रोड को अच्छे से किया गया। कुछ ड्रेनेज के इश्यूज़ थे इन रोड्स पे, उनको ठीक करने का काम अभी भी जारी है। जहाँ पे आपका गणपत पुल आता है, डोडा शहर में एंटर करने के लिए आपके पास 2 ब्रिजेज़ हैं, एक गणपत ब्रिज है और एक पुल डोडा ब्रिज है। गणपत पुल क्योंकि जम्मू से अगर किसी ने आना है या बाहर से कोई भी सैलानी आते हैं, तो वो गणपत के पास से आके ही डोडा शहर में एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन का हमने प्रोजेक्ट टेकअप किया जिसमें हमने डोडा एक सेल्फी पॉइंट बनाया। अब वहाँ पे क्योंकि एक पुराना हाईवे हुआ करता था जो कि डैम बनने के बाद अबैंडन कर दिया गया। अब वहाँ पे हम रेगुलर ट्रैफिक तो नहीं चला सकते बट मैंने एक बार पर्सनली विजिट किया और देखा वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे 2 चश्मे हैं और वो जो रास्ता है उसको अगर डेवलप किया जा सके तो लोगों का जो एक पूरे ज़िला डोडा के जो हेडक्वार्टर के लोग हैं उनकी एक हमेशा से दरकार रही है कि हमें यहाँ पे वॉक लेने के लिए या कहीं शाम को बैठने की जगह नहीं है। बहुत बार कोशिशें हुई कि जो सेरीकल्चर का फार्म है उसको कन्वर्ट किया जा सके, सेरीकल्चर के फार्म को शिफ्ट किया जा सके। वो चीज़ें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने पास्ट में भी करने की कोशिश की, तमाम प्रतिनिधियों ने भी कोशिश की। बट क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का फार्म है और उससे भी कईयों को रोज़गार मिलता है, तो हमने अपना फ़ोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स रिवर। बिकॉज़ रिवर चेनाब जो है वो हमारे लिए एक धरोहर है। हमेशा से चेनाब के साथ ही हमारी सिविलाइज़ेशन बनी और बिगड़ी है। तो चिनाब को अगर हम इन चीज़ों से दूर रखें तो फ़ायदा नहीं है। तो जब हमने ये चीज़ देखी तो एक प्रोजेक्ट बना जिसमें हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का एक वॉकवे का प्रपोज़ल बनाया। वो 2 स्टेजेज़ में हमने तैयार किया। पहली स्टेज में तकरीबन 6.7 करोड़ का एक प्रपोज़ल बना जिसमें 700 मीटर को आपने एक अच्छा-सा वॉकवे बनाना है, वहाँ पे चश्मों की डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पे लोगों के लिए शॉप्स बनानी है ताकि रोज़गार उत्पन्न हो सके। और वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ ये सारी चीज़ें हैं। तो जब मैंने पर्सनली जाके वहाँ पे काम शुरू करवाया, इसमें हमारे चेयरमैन साहब की काफ़ी मदद हमें मिली। तो हमने जब उसको विज़िट किया और उसमें जब हमने देखा कि ये वॉकवे किस तरह से बन रहा है, तो हमें बेहद खुशी होती है कि जो 6.7 को हमने अभी तमाम जो काम है 5 करोड़ में रिस्ट्रिक्ट किया है। अगर ज़रूरत होगी तो हमें कमिटमेंट है और भी पैसों की हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो जो ये प्रोजेक्ट बनेगा ये ओवरसी करता है एक तो डोडा शहर को, दूसरा गणपत पुल को, तीसरा ये शहर से ज़्यादा दूर नहीं है और शाम के टाइम यहाँ पे धूप भी नहीं पड़ती है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बैठने के लिए, खेलने के लिए बहुत एक बेहतरीन जगह बन रही है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में जब ये कंप्लीट होगा, तो लोगों को एक अच्छी रिक्रिएशनल फैसिलिटी मिलेगी। सर मुझे ये बताओ कि हंगामा होता है डोडा में, लोरी अड्डा, डोडा में और भी बहुत सारे ऐसे हंगामा आप देखते ही रहते हो। सोशल मीडिया पे चारों ओर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भर जाते हैं हंगामा, मगर आप अपना काम जो है साइलेंटली करते हैं। आप किसी को नहीं बताते कि अब हम क्या करने वाले हैं। लोरी अड्डा पे आपने देखा हंगामा, उसके बाद पीएसए पे भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, मगर आपने साइलेंटली अपना काम किया। ये साइलेंटली काम करने का तरीका क्या है? देखिए एज़ अ सिविल सर्वेंट हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ किसी के नज़र में आती है, हमें सीधा बताएँ, हम तब भी कार्रवाई करेंगे, हंगामा होने के बाद भी वही कार्रवाई होगी। जो आपने 2-3 मसलों की बात की, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से रिज़ॉल्व रहता है टू अपहोल्ड द लॉ एंड ऑर्डर और कहीं न कहीं जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, उनको कहीं न कहीं हम रोप इन करने की ही कोशिश करते हैं रादर देन गोइंग फॉर प्यूनिटिव एक्शन। तो कहीं न कहीं आज जनता भी जानती है कि हर एक चीज़ पीसफुली रहे। ज़िला डोडा हमेशा से माना जाता है कि यहाँ पे एक कम्युनल भाईचारा है, यहाँ पे हमेशा एक प्रोग्रेसिव है और डोडा जो है ये आज डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है, यहाँ पे आज पहली बार कुछ नहीं हो रहा है। ये तकरीबन 70 साल से यहाँ से रामबन, किश्तवाड़ जैसे बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट भी चलते थे। तो बहुत ही एक मैं बोलूँ पीस लविंग पीपल हैं यहाँ के और अगर कोई गलत करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको आड़े हाथों लेती है बट एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी ऐसा कोई रुख नहीं रहता है कि हम कोई रिएक्शंस दें या वैसा दें। तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका है, हमने वही फॉलो किया। सर लास्ट में मुझे ये बताइए कि लाल लाल द्रमन का फेस्टिवल होने वाला है, ये कब होने वाला है और आपने किस तरीके से तैयारियां इसमें की? देखिए लाल द्रमन डोडा वासियों के लिए एक बहुत ही मैं बोलूँगा दिल के करीब जगह है क्योंकि
हर एक जगह यहाँ पे अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, और हर एक जगह की अपनी एक खूबसूरत अट्रैक्शन है। तो जो डोडा शहर के लोग हैं, जितना मैंने इंटरेक्ट किया, डोडा शहर के लोग अपने लाल रमन को एक बिल्कुल अलग जगह मानते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। तो जब डोडा के लोग प्राउड फील करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछली बार भी हमने लाल दमन फेस्टिवल किया, उसमें हमारी एक एनजीओ है, उसके साथ कोलैबोरेट करके किया, क्योंकि यूथ को बीच में रखते ही हम चीज़ को लॉन्जिविटी दे सकते हैं, अदरवाइज ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक बन के रह जाता है। तो इस बार हमारा जो कल 2 तारीख है, पहले उसके लिए प्लान हुआ, बट आपने देखा आज मौसम खराब है। लोगों की सहूलियत और एक कंचोत का त्योहार आज मनाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और एक दूसरी चीज़ कि बर्फ़ के बिना वो चीज़ नहीं होती जो वो बर्फ़ के नज़ारे साथ नहीं होती है। तो हमने 1 हफ्ते के लिए अपने लिए एक टाइप से टारगेट ही सेट किया है कि अगर मौसम जैसी प्रिडिक्शन से अगर स्नोफॉल हो जाती है, तो बहुत ही बेहतरीन एक नज़ारा आएगा। और फेस्टिवल 8 तारीख शनिवार 8 फरवरी को हमने डिसाइड किया है। अगर तो स्नोफॉल हो जाती है तो इट वुड बी ए ग्रेटर काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पीपल। बट अगर बाई चांस नहीं भी होती तो हमने इसमें तमाम वो चीज़ें रखी हैं जो एक अच्छे फेस्टिवल में होता है, जिसमें नृत्य, सॉन्ग्स, ये सारे कला का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा हमारी तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स का वहाँ पे पूरा मुज़ाहिरा किया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। इसके अलावा ज़िला डोडा में आपने देखा होगा जो हमारी एमआरएफ फैसिलिटी है डोडा की, कल रात को भी तकरीबन 8 बजे हम भद्रवा की एमआरएफ फैसिलिटी गए थे, वहाँ पे हमने काम शुरू कराया है। तो जो लीगेसी वेस्ट एक जनरेटेड है, उसको सेग्रीगेट करना और इस गंदगी को कम करना, और उसके बाद इस गंदगी से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना, इसका काम हमने शुरू किया है। तो एक इस बार हम नई चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं इस फेस्टिवल में कि वेस्ट टू वंडर कैसे बनाया जाए। छोटे-छोटे पार्क्स में कैसे पुराने टायरों से डेस्क बनाए जाएँ, या फिर अभी आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हमने एसबीआई कार्ड्स और आईपीसीए के साथ कोलैबोरेट करके डेस्क मँगाए हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स। बहुत देर से एक डिमांड थी कि बच्चों के स्कूल में डेस्क नहीं है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम करती रहती है। बट हमें एक इन्वेस्टर मिले जिन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन 5,000 डेस्क फ्री में गिफ्ट कर रहे हैं, और वो सारे डेस्क भी वेस्ट से बने हैं। जो आपके चिप्स कुरकुरे इनके पैकेट्स हैं, उनको कंप्रेस करके बोर्ड बनाए जाते हैं जो कि वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, और उसी के थ्रू हम क्लासरूम्स में डेस्क दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो ज़माना आ चुका है कि वी शुड बी हैविंग ज़ीरो डिस्चार्ज, ज़ीरो वेस्ट जनरेशन। जो भी चीज़ हमारी बनती है उसी को यूज़ करें, ताकि हम अगली जनरेशन के लिए एक साफ सुथरी दुनिया छोड़ के जाएं। तो वो भी चीज़ इस पर हम लाल रमन सर, फेस्टिवल में। जैसे आपने कहा कि हम दोबारा से रीयूज रिसाइकल का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे डस्टबिन्स लाए गए थे, सोकेज पिट्स बनाए गए थे, कंपोस्ट पिट बनाए गए थे, मगर उनका यूसेज जो आज की तारीख में नहीं देखा जा रहा है। या तो इनकम्पिटेंट जो है बीडीओज को भी हमने बड़ी बार बोला कि आपके डस्टबिन जो है कहीं किसी नाली में पड़े रहते हैं, आपका कंपोस्ट पिट उसमें गंद जा नहीं रही है, फिर से वैसा ही। तो क्या वो अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं, या जो बीडीओज है वो इनकम्पिटेंट? देखिए, ऑफिसर्स इनकॉम्पिटेंट हैं कि नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि कोई भी चीज़ तब सक्सेसफुल होती है जब एक सिविल मूवमेंट लॉन्च होती है। अब स्वच्छ भारत मिशन में सरकार की तमाम ऐसी फैसिलिटीज़, जिसमें आपके वर्मी कंपोस्ट पिट्स, जिसमें आपका वाटर सोकेज पिट्स, ये सारे बनाए गए हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों को इसमें सरकार का साथ देना पड़ेगा। जो डस्टबिन्स लगे हैं, आई नो वो डस्टबिन्स खाली होने चाहिए, बट जब भी कभी किसी मार्केट से अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते हो तो उतना कॉपरेशन इनको नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं अब इसमें हमने एक डिसीजन लिया है। इनफैक्ट कल ही हमने कोऑपरेटिव सेक्टर की और एग्रीकल्चर सेक्टर की एक मीटिंग ली। हमारा ज़िला डोडा जाना जाता है राजमार्च के लिए। 2 साल से क्रॉप उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बट कहीं न कहीं अगर आप ऑर्गेनिक साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके राजमार्च की कीमत भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कम भी होगी तो फार्मर्स की आमदनी रहेगी। इसके अलावा वी हैव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि लेवेंडर ऑयल है। उसको भी हम ऑर्गेनिक साइड शिफ्ट करें, और वो ऐसी-ऐसी जगहों पे चलता है जहाँ पे पहले फसल जंगली जानवर या वो खराब कर देते, तो लेवेंडर में वो बेनिफिट है। कहीं न कहीं रूरल सैनिटेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक करना, और हमारा एक फोकस है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेट करना। मैंने एक डायरेक्शन दी है अपने तमाम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को कि जितने हमारे फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक ना एक एफपीओ के अंडर होने चाहिए, ताकि जो हमारा एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और एक हमारा जो एक छोटा किसान है, वो सब मिल के जो प्रोड्यूस निकाले उसकी उनको अच्छी कीमत मिले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ऑर्गेनिक सेक्टर में शिफ्ट होना है। कल भी जैसे मैं एमआरएफ भद्रवा गया था तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी खाद बनी पड़ी है।
मैंने अपने ईओ म्यूनसिपैलिटी को बोला कि बिक क्यों नहीं रही, तो वो कहते हैं रेट के इशूज है। मैंने कहा आप सस्ते में बेचो पर बेचो, लोगों को ऑर्गेनिक खाद मिलेगी तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनेंगे, तो इवेंचुअली डोडा जो जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, हमारी जो भी मीटिंग्स होती है उसमें यही बात होती है कि डोडा जो कि सब्जियां असर बगर से सप्लाई करता था, डोडा जहाँ पे इतने अच्छे फ्लोरिकल्चर के फार्म्स हैं भाला एरिया में, जहाँ पे आपका आज बिजारनी और आपका उद्यानपुर एक मिल्क कैपिटल बन के बाहर आ रहा है, डोडा जहाँ पे एग्रीकल्चर की असीम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज हैं, वहाँ पे ये चीज़ें स्वच्छता होगी तभी पर्यावरण बचेगा और तभी हम ऑर्गेनिक साइड जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एफपीओस को जोड़ना है और कहीं ना कहीं हमारी पंचायतों को साथ में मिलना है, ताकि हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, जो हमारे डस्टबिन्स हैं वो टाइम पे खाली हों, उससे अगर वेस्ट सेग्रीगेशन हो तो प्लास्टिक वेस्ट हम रीयूज़ कर सकें। इसमें बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्ट शेड भी हमने प्रपोज किया हर एक पंचायत में बनाने का, हर एक एटलीस्ट ब्लॉक में कुछ हो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आती हैं। देखिए, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स इज ऑलवेज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक। तो पब्लिक की मदद से मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हम ये सारा वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट की यूटिलाइजेशन पे काम करेंगे, उससे हमारे एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, और हमारी जैसे हमने एक कोऑपरेटिव बनाई है, कोऑपरेटिव एक भद्रवा में बनी है जो टूरिस्ट प्लेसेस को साफ रखेगी। हर एक टूरिस्ट प्लेस के आसपास एक गांव है, उसको उसकी ओनरशिप लेनी है। वहाँ के लोगों को, जैसे आपके सिक्किम या फिर आपका लद्दाख हो गया, ये इलाकों में लोग ओनरशिप लेते हैं टूरिस्ट प्लेसेस की, उसी तरह हमें अपने गाँव की, अपनी जैसे नील गंगा है, जैसे आपकी कालगुनी रिवर है, इन सब की ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि इसमें जो गंदगी डालेगा हम उसे सजा देंगे, और इसके साथ साथ जो आपका वेस्ट है वो आप लाओ हमें दो और हम उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे। जब तक ये मूवमेंट नहीं लॉन्च होगी तब तक ये चीज़ों में हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाते रहेंगे और चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। तो आई एक्सपेक्ट कि हमारी जनता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज रेडी, माई एंटायर रूरल सैनिटेशन टीम इज रेडी, हम सब मिलजुल के ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कुछ बातें कही, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, सेरिकल्चर की बात हो, या जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स अभी तक डिस्कस किए, ब्यूटिफिकेशन ऑफ डोडा, उसके बाद लाल द्रमन, ये तमाम तर चीज़ें हमने इनके साथ डिस्कस की।